हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ यूपीपीसीएस उत्कर्ष पर आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम पत्र लेखन पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह एक मोटे तौर पर आपको दिया गया अनुमान होगा कि पत्र लेखन में शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होते हैं। दरअसल जब पत्र लिखने की बात आती है तो पहले इसकी उपयोगिता पर सवाल उठता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, हम इसको पढ़ें तो क्यों पढ़ें। तो शासकीय कार्य व्यवहार में कार्यालय की प्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए पत्र का अपना एक विशेष व्यवहार है। तो अलग अलग प्रकार के पत्रों के लिए क्या अलग अलग प्रारूप होते हैं? जी हाँ, पत्र लिखने के दौरान हमें यह समझना पड़ेगा कि पत्र का एक प्रारूप होता है और सभी पत्र के लिए अलग अलग प्रारूप होता है। अगर मान लीजिए पत्र शासकीय है तो इसका एक अलग प्रारूप होगा। अगर पत्र अर्धशासकीय है, आप इसी को सरकारी कह सकते हैं, सरकारी पत्र है तो उसका एक अलग प्रारूप होगा। वह अर्ध सरकारी या शासकीय हो सकता है, अर्ध शासकीय हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है तो उसका एक भिन्न प्रारूप होगा। वह अनुस्मारक हो सकता है, तो पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा कि अनुस्मारक का अपना स्वयं का कोई प्रारूप होता ही नहीं है। अनुस्मारक को हम आवश्यकतानुरूप किस में लिख सकते हैं, या तो शासकीय के फॉर्मेट में या तो अर्ध शासकीय के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट का हम चुनाव इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए अक्सर ये पाया गया है कि जब भी हम ऐसे पत्रों को लिखने के लिए तैयारी करते हैं तो यह छानबीन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कैसे करना है। हम अगर आदेश लिखेंगे तो आदेश का अलग फॉर्मेट होगा, हम अगर ज्ञाप लिखेंगे तो ज्ञाप का अलग फॉर्मेट होगा, हम विज्ञप्ति निकालेंगे तो विज्ञप्ति का अलग फॉर्मेट होता है, विज्ञप्ति के लिए फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। हम अगर विज्ञप्ति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके यदि तार लेखन करेंगे तो तार लेखन का अलग प्रारूप होता है। यानी कि अगर मैं पत्रों की बात करूं तो पत्रों में प्रत्येक पत्र का कार्य व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। यानी पत्रों को हम किस आधार पर देखते हैं? कार्य व्यवहार के आधार पर। पत्र में जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कार्यशैली इसकी कैसी है, इसका कार्य व्यवहार कैसा है। कार्य व्यवहार से ही इसका प्रारूप तय होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि आपके मस्तिष्क में ज़रूर यह प्रश्न उठेगा कि किसी भी परीक्षा में आदेश का फॉर्मेट और विज्ञप्ति का फॉर्मेट भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है, या भिन्न भिन्न रखने की ज़रूरत क्यों है। कितना आसान हो जाता, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी प्रकार के पत्र हैं यह सब जो है मुद्रणालय विभाग द्वारा छाप करके, मुद्रणालय विभाग के द्वारा छाप करके विभागों को पहुंचा दिया जाता है और विभाग उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार ज़रूरी चीज़ें लिख करके, यानी कि मेन बॉडी के लिए अलग जगह, एक फॉर्मेट कुल मिला करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आप अगर उत्कर्ष परिवार का हिस्सा हैं, पढ़ते हैं ऑफलाइन कक्षाओं में, या कहीं भी आप कोई भी चीज़ हो तो आपके पास एक आई कार्ड होगा, कहीं काम करते होंगे, किसी संस्था में पढ़ते होंगे, कहीं से जुड़े होंगे, तो निश्चित ही आपके पास कोई आई कार्ड होगा। जरा आप उस आई कार्ड को खोलिएगा तो आई कार्ड छपवाया गया होगा, उसमें सबके आई कार्ड में नाम, पदनाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, किनारे फोटो के लिए एक स्थान, और पीछे उसी आई कार्ड के पीछे कुछ ज़रूरी बातें जो संस्था के पक्ष में हो सकती हैं, आपके पक्ष में हो सकती हैं, आपके हित में हो सकती हैं, वह छपी होंगी। आपको ज़रूर ऐसा अनुमान होगा, ये बात पता भी होगी कि ज़रूर इसे कहीं से छपाई कराया गया है और ये आपकी फ़ोटो अलग से लग गई, उसी में दूसरा कोई व्यक्ति है तो दूसरी फ़ोटो लग गई, तीसरा है तो तीसरी, चौथा है तो चौथा। फ़ोटो बदल सकती है। नाम सबके लिए एक होगा। कैसे? नाम हेडिंग एक होगी लेकिन नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी का नाम क है, किसी का ख, किसी का ग, किसी का च, ये तो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो नहीं बदल सकता वो नहीं बदल सकता। तय रहा मामला। अब आइए जरा सा और आगे समझते हैं इस बात को। तो उसी तरह से मुद्रणालय विभाग कुछ खास चीज़ें जो तय रहती हैं, यानी जो नियत हैं, जो प्रारूप में नियत बातें हैं, उसको फिक्स करके छाप करके दे देता है। प्रारूप में नियत चीज़ों को, नियत बातों को छाप कर दे देता है। छाप कर दे दिया जाता है।
ठीक है, तो ये बात तय हो गई कि मुद्रणालय विभाग के द्वारा ये प्रत्येक प्रारूप जो है छाप कर दे दिए जाते हैं। अब मामला ये हुआ कि इतने सारे प्रकार के पत्रों के प्रारूप भिन्न भिन्न होते ही क्यों हैं। कितना आसान होता मुद्रणालय विभाग के लिए भी कि एक ही प्रारूप है, एक ही प्रारूप पर छाप करके सभी विभागों को ये पत्र दे दें, क्या ज़रूरत है इसको बदलने की। लेकिन नहीं, अब ऐसा क्यों होता है ज़रा समझिए। आदेश है तो आदेश का कार्यशैली समझिए और विज्ञप्ति का कार्यशैली समझिए। जैसे विज्ञप्ति निकली है किसी चीज़ के लिए, जैसे आपने आरओ का फॉर्म भरा होगा तो विज्ञप्ति आई होगी भारत सरकार से, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा एक पद मान लीजिए कोई निकला, जैसे आरओ भर्ती निकली, उसमें ज़रूरी अर्हताएँ निकली कि ज़रूरी अर्हता ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास कंप्यूटर कोई डिग्री हो, आपकी उम्र अमुक से अमुक के बीच में अमुक तक होनी चाहिए, आपने अमुक अमुक चीज़ें कंप्लीट कर रखी हों, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ऐसा योग्यता धारक, ऐसे योग्यता को धारण करने वाले लोग पूरे समाज में 4 लाख लोग हैं, फॉर्म 2 ही लाख पड़े। इसका सीधा मतलब है कि 2 लाख लोगों ने अर्हता पूर्ण करने के बावजूद भी उसका अनुपालन नहीं किया। तो अब कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझिए कि अर्हता पूरी न कर पाने के बावजूद भी इन 2 लाख लोगों ने, जिन 2 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, इन 2 लाख लोगों को क्या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा कि आपने विज्ञप्ति का अनुपालन क्यों नहीं किया। तो आप सोच पा रहे होंगे कि जिन लोगों की इच्छा नहीं है वो फॉर्म नहीं भरेंगे, जिन लोगों को इन पदों पे इंटरेस्ट नहीं है, या जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, या जिन लोगों की इच्छा नहीं है सब कुछ होते हुए भी, वो नहीं भरेंगे। सिंपल साधारण सी बात है। तो कुल जमा बात ये रही कि विज्ञप्ति के लिए ये बात लागू हो जाती है कि मेरे भाई, जब ये विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति की ज़रूरी अर्हताओं के होने के बावजूद भी आप चाहें तो इसका अवहेलना कर सकते हैं, इसका अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, चाहें तो इसे कोर्ट में वाद योग्य बना सकते हैं कि जब इतने साल से भर्ती नहीं आ रही थी, पिछले 5 वर्षों से आरओ की भर्ती नहीं देखी गई, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, वैसे तो देखी गई है लेकिन नहीं देखी गई, तो ऐसी दशा में इसे वाद योग्य बनाया जा सकता है कि हम उम्र से हट गए तो क्या हमारी गलती है, हमको इस उम्र में शामिल किया जाए। जैसे कोरोना के बीच में 2 साल का उम्र गैप, जो लोग ओवर एज हो रहे थे उनको उस 2 साल के एवज में जो एज गैप था उसको कंप्लीट करने के लिए भर्तियों में विज्ञप्ति के तौर पर इसको जोड़ करके दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों को लेकर के आप इसको वाद योग्य बना सकते हैं। तो 2 बातें आपको समझ में आई कि विज्ञप्ति वाद योग्य हो सकती है, अनुपालन हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये जो है हम माने या ना माने। दूसरा, इधर आ जाइए, आदेश। मान लीजिए आपके प्रति कोई आदेश आया है, कोई न्यायाधीश के तहत कोई आदेश दिया गया है कि फलाने को फलानी चीज़ करनी है, नियुक्ति का ही आदेश है, नियुक्ति के पत्र ही आपके पास आया है और अमुक तिथि को आपको नियुक्ति मिलनी है, आपको उस तिथि को जाकर के ज्वाइन करना है, तय है। या फिर आप इस बात को ऐसे समझिए कि कोई आदेश आया है जिसका अनुपालन अनिवार्य किया गया है। अनिवार्य होता भी है, आदेश का अनुपालन अनिवार्य होता है। कोई पत्र है जो आदेश के फॉर्मेट में है, जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के पास एक लेटर जरूर मिला होगा जिसमें सभी जिलाधिकारियों की 4200 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे जो है ग्रेडिंग की गई है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। उस दौरान आप पाएंगे कि ये सभी जिलाधिकारियों पर लागू हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं कि 4 जिलाधिकारी जिनसे किसी की नहीं बनती है, या उन्होंने किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी ने बहुत बुरा है, किसी ने एवरेज, इस आधार पर नहीं बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई तो सबकी बढ़ाई गई है, ठीक है, इस आधार पर उसे देखा जाएगा। यानी आदेश जो होता है ये वाद योग्य नहीं होता। क्या? ये वाद योग्य नहीं होता। और दूसरा, इसका अनुपालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदेश और विज्ञप्ति में कार्य व्यवहार में और कार्यशैली में अंतर है। कार्य व्यवहार और कार्यशैली जब बदल रही है, यानी कि व्यवहार बदल रहा है और व्यवहार के आधार पर शैली बदल रही है, तो इसलिए पत्र के प्रारूपों में भी परिवर्तन अनिवार्य किया गया, क्योंकि एक ही प्रारूप पर सभी पत्र लिखते तो ये कहीं ना कहीं से कन्फ्यूज़न का सबक बन जाता है। इसलिए बड़ा आवश्यक था कि इन्हें कन्फ्यूज़न के तौर पर न देख करके हम यह प्रयास करें कि इसे अलग अलग रूपों में देखा जाए, जिससे ये तय किया जा सकेगा कि पत्र का व्यवहार क्या है, पत्र की कार्यशैली क्या है, तो उससे हमको पत्र की उपयोगिता का अंदाज़ा लग सकेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा था कि एक ही प्रारूप या एक ही चीज़ पर क्यों नहीं लिख देते, तो नहीं लिख सकते। हाँ, हर प्रकार के पत्र के लिए एक नियत प्रारूप बना दिया जाता है, ठीक है, एक नियत प्रारूप बना दिया जाता है।
जैसे आप मान लीजिए अगर शासकीय प्रकार का पत्र पढ़ते हैं तो शासकीय प्रकार के पत्र में जिन जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसे कैसे लिखा पढ़ा समझा जाता है, उसको अभी मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे आइए समझते हैं। तो शासकीय पत्र क्या होता है? तो शासकीय पत्र एक औपचारिक प्रकार का पत्र होता है, एक औपचारिक प्रारूप होता है जिसे हम किसी एक पद से दूसरे पद के लिए लिखते हैं। एक पद पर बैठा अधिकारी दूसरे पद पर बैठे अधिकारी को कोई पत्र लिखता है, किस लिए लिखता है? कोई शासन के संबंध में कोई नियम हो, शासन के संबंध में कोई निर्णय हो, शासन के संबंध में कोई आदेश हो, या शासन के संबंध में कोई निर्देश देने हो, या शासन के संबंध में कोई सूचना देनी हो। इसी के संबंध में लिखे गए सभी प्रकार के पत्रों को हम शासकीय पत्र के अंतर्गत लिखते हैं। उसका जो खाका होता है वह शासकीय पत्र के अंतर्गत बनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इसकी विशेषताएं होती हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। जो इसका उद्गम होता है, यानी आपसे अगर पत्र आरो पूछा जाए तो पत्र के तौर पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जरा पत्र व्यवहार के विशेषताओं का वर्णन करते हुए शासकीय पत्र के प्रारूप का वर्णन करिए, या शासकीय पत्र के प्रारूप पर टिप्पणी करिए, या शासकीय पत्र का प्रारूप बताइए। तो ऐसी दशा में जब विशेषता पूछा जाए तो आपको अमूमन बच्चे लिखते क्या है मैं बताऊँ आपको। वो कहते हैं कि भैया प्रेषक यहाँ लिखा जाता है, प्रेषित यहाँ लिखा जाता है, इसका नाम यहाँ लिखा जाता है, उसका नाम वहाँ लिखा जाता है, ये दाएं लिखा जाता है, बाएं लिखा जाता है। ये उसकी विशेषता नहीं है। यह पत्र की विशेषता ना होकर के पत्र के प्रारूप की विशेषता है कि प्रारूप में ये चीज़ शामिल है, न कि पत्र में शामिल है। पत्र व्यवहार में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, अपितु ये चीज़ें पत्र के प्रारूप में शामिल होती हैं। जब पत्र में कोई चीज़ शामिल होती है तो कैसे की जाती है? तो पत्र कहाँ से चलता है? उद्गम का मतलब है कि पत्र कहाँ से चलता है। आपने अभी पढ़ा कि यह पत्र जो शासकीय प्रकार का पत्र है, यह एक पद से एक पद को जाता है। तो जब एक पद से एक पद को जाने वाला कोई पत्र है तो इसका उद्गम किसी शासकीय पद से होगा। कहाँ से होगा? किसी शासकीय पद से होगा। कहाँ तक जाएगा? गंतव्य अर्थात पत्र कहाँ तक जाएगा? तो पत्र भी किसी शासकीय पद को जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। SPP, S मतलब शासकीय, P फॉर पद, P फॉर पद, यानी शासकीय पद पद से पद को जाएगा। शासकीय पत्र पद से पद को जाता है। SPP याद रखिएगा, SPP शासकीय पत्र पद से पद को जाएगा। ठीक है। संचालन कैसे होगा? तो संचालन को समझिएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों के लिए भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे कुछ पत्र होता है जो A से चलता है और B तक जाता है। यहाँ से B से A के पास जवाब आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसे एक आयामी यानी वन डायमेंशनल कहा जाता है। ये आपका एक आयामी पत्र है, इसे हम वन डायमेंशनल के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। अब जैसे मान लीजिए इसकी भी संभावना है कि पत्र A के पास गया है, लेकिन जवाब के तौर पर A से B के पास भी आ सकता है, तो इसी को द्विआयामी पत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि पत्र में जब बिंदु A से कोई पत्र चला है तो बिंदु B तक जाएगा और उसका जवाबदेही तय होगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये पत्र द्विआयामी है, टू डायमेंशनल है। ऐसे ही तीसरे नंबर पर आ जाइए तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो बिंदु A से चले हैं, B के पास गए हैं, फिर C के पास भी गए हैं, D के पास भी गए हैं, E के पास भी गए हैं, F के पास भी गए हैं। यानी कि यह पत्र बहुआयामी है। यह पत्र बहुआयामी है। तो बहुआयामी पत्र यानी मल्टी डायमेंशनल लेटर बोला जाता है। यानी कि ऐसे प्रकार के पत्रों को हम परिपत्र के नाम से जानते हैं। कार्यालयी कार्य व्यवहार में कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय पर कई लोगों को एक ही पत्र लिखना पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें सेम है, पत्र एक ही है, लेकिन लिखना कई लोगों को है। तो ऐसी दशा में हम ये तय करते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कैसे ऐसा पत्र लिखा जाए। मतलब क्या अधिकारी के पास इतना वक्त होगा कि वो बार बार एक ही प्रकार का पत्र बार बार लिखे, या क्या उसकी जीरोक्स कॉपी लगा के दे देगा? नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि उसके लिए आपको परिपत्र लिखना पड़ेगा। जैसे जिलाधिकारियों को लिखना है, लेकिन वही पत्र सभी जिलाधिकारियों को जाना चाहिए, तो सभी जिलाधिकारियों को आप जो है प्रेषित कर दीजिए, पत्र लिखिए, सभी जिलाधिकारियों को उसमें जो है कोड कर दीजिए, अपने आप परिपत्र के माध्यम से हो जाएगा। तो परिपत्र एक इसका उदाहरण होता है। आप शासकीय पत्र देख लीजिए, अर्धशासकीय पत्र देख लीजिए। जो शासकीय पत्र होते हैं वो द्विआयामी होते हैं। आपका जो अर्धशासकीय पत्र है वो द्विआयामी होता है। तो इस प्रकार के पत्रों को हम टू डायमेंशनल बोलते हैं। और जैसे विज्ञप्ति होता है तो विज्ञप्ति एक बार निकल गई, वन डायमेंशनल के तौर पर आप उसे देखते हैं। ठीक है। आदेश को भी आप वन डायमेंशनल के तौर पर ही लगभग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आदेश के बदले में आपको कोई रिप्लाई नहीं देना होता, जवाब नहीं देना होता है, और आपको उसका अनुपालन अनिवार्य करके दिया जाता है कि इसका अनुपालन अनिवार्य है, इसको आप काट नहीं सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से जब मैंने पीछे आपको कुछ बातें बताया कि उद्गम कहाँ से होगा, पद से होगा, और इसका प्रस्थान बिंदु भी किसी पद की ओर होता है, यानी कि यह जाएगा कहाँ, तो एक पद की ओर जाएगा। अब इसका संचालन कैसा होता है, तो उसी संचालन पर हमारी बात हो रही थी कि ये 2 डायमेंशनल होगा। यह पत्र किसी सीनियर अधिकारी से जूनियर अधिकारी की ओर और किसी जूनियर अधिकारी से सीनियर अधिकारी की ओर जा सकता है, यानी कि यह कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर जाता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी जो विषय वस्तु होती है, यानी कि कोई भी पत्र जब लिखा जाता है तो किसी विषय पर ही लिखा जाता है, तो विषय पर लिखे गए पत्रों के तौर पर आपको ये अनुमान होना चाहिए कि विषय वस्तु के रूप में जो शासकीय कार्य व्यवहार होते हैं उसके संबंध में कोई सूचना हो, कोई आदेश हो, कोई निर्देश हो, इन सब के अंतर्गत लिखे जाने वाले पत्र को हम शासकीय दृष्टि से देखते हैं। ये सभी पत्र शासकीय दृष्टिकोण से देखे जाते हैं और शासकीय पत्र होते हैं। साथ ही इसकी भाषा कैसी होगी, तो इसकी भाषा एकदम सटीक होगी, सारगर्भित होगी, रूढ़ शब्दावली में लिखी होगी और औपचारिक होगी। किसी व्यक्तिगत भाव के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। साथ ही साथ यह शासकीय प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए लिखी जाती है। जब आप शैली की बात करेंगे तो तटस्थ भाव से यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। मैंने सर्वनाम आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सर्वनाम का अन्य पुरुष शैली आप देख पाएंगे। साथ ही साथ जब इसके प्रारूप की बात करेंगे तो मैं अभी आपको इसका प्रारूप दिखाऊंगा। ये एकदम फिक्स प्रारूप पर लिखा जाता है, इसके प्रारूप में बार बार कोई परिवर्तन नहीं होता, एक फिक्स इसका प्रारूप होता है, उसी प्रारूप पर सभी पत्र लिखे जाते हैं। ध्यान रहे कि जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रणालय के द्वारा सभी विभागों को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रारूप नियत होता है, सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एकरूपता और विशिष्टता बनी रहती है। साथ ही आप पाएंगे कि इसमें संबोधन के लिए हम महोदय शब्द का प्रयोग किया करते हैं, अन्य किसी शब्दावली का प्रयोग यहाँ वर्जित होता है जब हम शासकीय पत्र की बात करते हैं। समापन के लिए भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है। इसके समापन में विशिष्टता सूचक या आदर सूचक शब्दों को कदापि इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसी शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर वर्जित है। साथ ही बात करूंगा तो इसका गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है, यह गजट में ज़रूर छपता है और पद के दायित्वों का निर्वहन करने की दृष्टि से ये विभिन्न रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय भी होता है। तो ध्यान रहे कि इन सारी बातों को विशेषताओं के तौर पर देखा जा सकता है। ये तो रही कुछ पत्र की विशेषता, जहां पर आपको मैंने मोटा मोटा 2 बातें समझाई कि भैया किसी पत्र की विशेषता क्या होगी, किसी पत्र के विशेषता के तौर पर आप किन किन बातों को लिखेंगे। ऐसे ही अर्धशासकीय पत्र की विशेषता है, तो देखिए कि अर्धशासकीय पत्र कौन लिख सकता है, इसका उद्गम कहाँ पर है, इसका गंतव्य क्या है, समापन कैसे होता है, इसका संबोधन कैसे होगा, यह पत्र कैसा है, इसका संचालन कैसे होता है। आप ये बताइए कि इस पत्र का महत्व क्या है, इसके विषय में कोई अन्य बात बता सकते हैं तो वो बता दीजिए। साथ ही साथ इतना कुछ जानने के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे बैचेस लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए तो एक डेमो क्लास के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको मोटी मोटी कुछ बातें बताई, जिसका उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अब देखिए, आप भी समझते हैं कि YouTube पर किसी भी शिक्षक की समस्त कक्षाएं नहीं दी जा सकती हैं। आपको जितना भी आवश्यकता रहता है, UPPCS पे आपको सारी कक्षाएं मिलती हैं। उत्कर्ष परिवार आपके लिए सदा ये चीज़ करता रहता है। तो साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर उत्कर्ष की तरफ से यूपी सिविल सर्विसेज की पुस्तकों पर भी लगभग 80% का डिस्काउंट दिया गया है। ये अप टू 80% है, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों के लिए अलग अलग है, किसी में 60%, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 50, किसी में 40, ऐसा हो सकता है। अप टू का मतलब मैक्सिमम 80% किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट होगा। साथ ही साथ ये सारी पुस्तकें आप देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से हमारी पुस्तकें बनाई गई हैं, ये 4400 रुपये की दिखाई जा रही हैं और इस पर ऑफर अभी लग रहा है 24 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपको यह ऑफर मिलेगा। ये दिवाली ऑफर है जो आपको उत्कर्ष परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। ये बेहतरीन किताबें हैं जिसको बेहतरीन तरीके से टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें बहुत ही मेहनत से बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ लिखी गई है। आपके UPPSC के एग्ज़ाम के सपने को साकार करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयार किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कोई कोर्स लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये लगे कि शिक्षकों के द्वारा हमें पढ़ाया जाए, तो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले टाइप के कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो दिवाली में उत्कर्ष परिवार आपके लिए 90% का डिस्काउंट लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, वो भी 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेज जो होंगी वो फ्री में दे दी जाएंगी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली।
साथ ही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए आप जो भी बैचेज लेना चाहते हैं 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी सुविधा मिलेगी, सारी कक्षाएं मिलेंगी। 24 से 3 के बीच में आप सारे कोर्सेज खरीद लीजिए, जिससे आप हमारे साथ बने रहिए और आराम से पढ़ाई करिए। जो विद्यार्थी अभी हाल फिलहाल में यूपीपीएससी देने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी हाल फिलहाल में आरओ देने जा रहे हैं, उनके लिए ये कक्षाएं अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो ज़रूर हमारे बैचेज में इनरोल करिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बैचेज हैं, उसको भी इनरोल कर सकते हैं। अर्जुन बैच है, उसमें इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेज हैं। आपकी अपनी ज़रूरतें, अपनी तैयारी की आवश्यकताओं को समझते हुए आप हमारे यहाँ बैच परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका ऑफर था। साथ ही उम्मीद करता हूं कि पत्रलेखन में जो जानकारी आपको दी गई होगी ये आपके लिए आवश्यक साबित होगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारी चलती हैं मिश्रा भवन प्रयागराज, जो कि हनुमान मंदिर के ठीक पीछे वाली रोड पर है। ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आपका अपना भाई विवेक पांडे, नमस्कार।